हेलो दोस्तों, आज हमारा दूसरा लेक्चर है प्राचीन भारत के ऊपर। कल जो हमने पढ़ा था उसके आगे हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आज हम जो स्रोतों के बारे में चर्चा की गई थी कल, उन स्रोतों का आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो उन स्रोतों में सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत आते हैं। मतलब क्या आते हैं? अपने पुरातात्विक स्रोत। दोस्तों, पहली बात जान लीजिए, पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोत से अधिक विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि साहित्यिक स्रोत में साहित्यिक स्रोत को आप मॉडिफाइड भी कर सकते हो। कुछ विद्वान अपने अनुसार उसका विवरण भी दे सकते हैं, परंतु पुरातात्विक स्रोत तो हमेशा अविचल अटल हैं। मतलब जिस पर जो लिखा हुआ उसका ही वर्णन मिलता है। मतलब इतिहास के क्षेत्र में पुरातात्विक स्रोत अधिक मान्य हैं। चलो चलते हैं आगे, पता करते हैं कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत हैं। जैसे पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख भी आते हैं, स्मारक एवं भवनें भी आते हैं और सिक्के भी आते हैं। इनके अलावा मूर्तियाँ आती हैं, चित्रकला आते हैं और मोहरें आती हैं। आपने सुना भी होगा समुद्रगुप्त की मोहर। समुद्रगुप्त का जो सिक्का था उस पर उनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। मतलब एक मोहर भी अपने को बता रही है कि इतिहास में क्या था, क्या हो सकता है। चलो आगे चलते हैं। हमने भी पता कर लिया कि इसका ठोस कारण क्या है, पुरातात्विक स्रोत को मानने का कारण क्या है। बता दिया है मैंने आपको कि धार्मिक स्रोत साहित्यिक स्रोत को मॉडिफाइड कर सकते हैं। साहित्यिक स्रोत किसी न किसी राजा के अंडर लिखा हुआ होता है, जिसमें उस राजा की कभी बुराई नहीं कर सकता वो विद्वान। और धार्मिक स्रोत कहीं ना कहीं बायस हो जाते हैं कहीं न कुछ कारण पर। इसलिए अब हम पुरातात्विक स्रोतों का ही अधिक अध्ययन करते हैं इतिहास के क्षेत्र में। चलो दोस्तों, अभिलेख के बारे में हम कल पढ़ चुके थे। हाथी गुम्फा अभिलेख एवं और अन्य अभिलेख हैं, उनके बारे में हम कल अध्ययन कर चुके हैं। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं स्मारक एवं भवनें। सब बच्चों, आज का पूरा टॉपिक अपना इसी पर बेस रहेगा। स्मारक एवं भवनें पढ़ेंगे। स्मारक एवं भवनें पुरातात्विक स्रोत हैं, इसको आप पहले देख चुकी हो। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त भवन। जो भवनें प्राप्त हुई हैं हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से, तो उन भवनों से हम इन सभ्यता के बारे में पता कर रहे हैं कि हाँ, इस टाइम पे कुछ सभ्यता थी। दोस्तों चलो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अभी थोड़ा थोड़ा इसका वर्णन देख लीजिए, उसके बाद इसके हम टॉपिक पे आएंगे तो इसका उस टाइम पर विस्तृत विवरण करेंगे और पढ़ेंगे। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। फिर आता है अतिरंजी खीरा। क्या आता है? अतरंजी खीरा आता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग हुआ था। मतलब अतरंजी खीरा से क्या पता चलता है? यहाँ सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग हुआ था। दोस्तों आगे चलते हैं। एक कुछ मंदिर हैं और कुछ गुफाएं, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। जैसे तो दोस्तों आपके लिए रंग बदल दिया गया है मार्कर का। कुछ मंदिर देखो। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? झांसी में। देखिए, ज़्यादातर तो हम गुप्तकालीन मंदिरों का ही अध्ययन करते हैं। देखिए, इतिहास तो बहुत बड़ी चीज़ है। इतिहास पढ़ने बैठोगे तो आप पेपर तो निकाल नहीं पाओगे और मतलब पढ़ भी नहीं पाओगे। इसलिए हमें उन चीज़ों का अध्ययन करना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो और पेपर के लिए आवश्यक हो। ऐसे आप ग्रंथ भी पढ़ सकते हो इतिहास का, परंतु उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। अपने को क्या पेपर निकालना है। चलो आगे चलते हैं सर। एक मंदिर पे आता है भीतर गाँव का मंदिर।
कहाँ पर है? कानपुर में। भीतर गांव का मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में। चलो फिर आती हैं अजंता की गुफाओं के चित्र। अजंता की गुफाओं के चित्र, तो आप सोचोगे सर अजंता की गुफाओं के चित्र के से कैसे पता चल रहा है इतिहास के बारे में? देखिए, जो चित्र बनाए गए होंगे तो उन चित्रों पर उस समय की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों का पता चलता है। ऐसे ही चलता है। आगे चलते हैं तो आगे आता है सुल्तानगंज से जो बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कौन सी प्रतिमा है वो? ताम्र प्रतिमा है बुद्ध की। तो पता चलता है कि उस टाइम पर तांबे का यूज अच्छा था। हम ताम कला में विशेषज्ञ थे। दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम स्मारकों में ही कुछ शैली हैं उनका अध्ययन करते हैं। जैसे दक्षिण भारत में शैली थी हमारे यहाँ द्रविड़ शैली। क्या शैली थी? द्रविड़ शैली। और उत्तर भारत में हमारी शैली कौन सी थी? नागर शैली। शैली केवल 2 शैली नहीं थी, तीन या 4 शैली थी। उत्तर भारत में अपनी उत्तर भारत में नागर शैली थी, दक्षिण भारत में अपनी द्रविड़ शैली थी। इन दोनों का मिला जुला मिश्रण अपना वेसर शैली था। और कहीं ना कहीं हम अमरावती शैली को ही सुनते हैं, परंतु वो मूर्तिकला के क्षेत्र में आती है। चलो सर आगे चलते हैं बच्चों। एक आता है अपन कुछ इम्पोर्टेंट मंदिर के ऊपर, उनका भी अभी नाम देखते हैं। बाद में इन शैलियों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे बच्चों। देखिए, तंजौर का राजेश्वर मंदिर ये किसके ऊपर होगा? तंजौर कहाँ पर है? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में क्या था? द्रविड़ शैली था। फिर पढ़ते हैं खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर। ये मंदिर कहाँ था अपना? खजुराहो में। कहाँ पड़ता है खजुराहो? एमपी में। ये अपने MPPSC के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो खजुराहो का मंदिर किस बेस पर होगा? खजुराहो का मंदिर अपना नागर शैली पर बेस पर होगा। अपने उत्तर भारत में एकमात्र मंदिर है जो द्रविड़ शैली का बना हुआ है। अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट कर दीजिए कि शैली वो कौन सा मंदिर है और कहाँ स्थित है। चलो चलते हैं। ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिनको जानना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। जैसे इंडोनेशिया की जावा है, वहाँ पर एक स्तूप बना हुआ है। क्या बोलते हैं उसको? बोरोबुदुर स्तूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरोबुदुर स्तूप। ये किस शाखा के अंतर्गत बना हुआ है? बुद्ध की जो महायान शाखा थी उसके अंतर्गत बनाया गया है। बुद्ध की कितनी शाखा थी? 2 शाखा थी, महायान और हिनयान। महायान पर अपने ब्राह्मण धर्म का असर था। चलो आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर। ये हिंदू मंदिर था। देखिए, अपना इंडिया इतना विकसित था कि उस टाइम पर इतनी उनकी साहित्य इतना विकसित था अपने इंडिया का कि अपने चीज़ें अपने इंडिया के बारे में चीज़ें का निर्माण बाहर विदेशों में भी हो रहा है। इंडोनेशिया क्या है? जावा क्या है? इंडोनेशिया का भाग है। वहाँ पर अपने महायान बौद्ध स्तूप बना हुआ था। कंबोडिया भी अपने इंडिया से पास में ही है, परंतु है इंडिया से बाहर ही तो है। तो वहाँ अपना अंकोर वाट का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, आप लोगों से एक बात कहनी है, अभी क्या हमारे पास कुछ संसाधन नहीं है, इसलिए हम अपनी ओर से इतना कोशिश कर पा रहे हैं। आगे जैसे ही कोई संसाधन होते हैं हमारे पास तो हम आगे से इसकी क्वालिटी कंटेंट को और रिच करेंगे। थैंक यू सर।